स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। अभिषेक हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगले 1.5 घंटे में हम आपको बताएंगे आखिरी घंटे की किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में खबरों के दम पर आज एक्शन दिखा है। कई सारे दिग्गज मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। BTST STBT ट्रेड्स लेकर आएंगे और शो के आखिर में कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले 2:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फायदा बाजार का मार्केट चेक। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे मेहमानों से। 2:30 पर निकुंज की नजर, हमारी खास सेगमेंट जहां पर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियंस में हमारा खास वायदा बाजार का एक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। 3 बजे मार्केट सेट 3 हमारा खास सेगमेंट। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स और शो के आखिर में 3:20 पर कल के लिए वो कौन से बड़े क्यूज और ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की वो 5 बड़ी बातें जिसके चलते आज के सत्र में एक्शन दिखा है उस पर नजर डाल लेते हैं। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में तेजी। निफ्टी 22,915 के आसपास कारोबार करता हुआ 80 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 50 पर एक्शन दिखा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 450 अंकों की तेजी आज दिखी है और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 12 में से 11 शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 450 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी बैंक में। मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी काफी एक्शन दिखा है। मिड कैप इंडेक्स 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन। रेलवे, मेटल और रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स में आज काफी रफ्तार दिखी है। इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, रेलटेल जैसे कई सारे स्टॉक्स रेलवे सेक्टर से जो तेजी के साथ कारोबार करते हुए। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर। स्टील सेक्टर पर बड़ी खबर निकल कर आई है जिसके चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज शानदार तेजी दिखी है और मेटल स्टॉक्स भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए। इसके अलावा डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी काफी एक्शन दिखा है। इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 20% की अपर सर्किट में लॉक्ड इन 1640 के आसपास कारोबार करता हुआ। गार्डन रीच ही नहीं, कई और डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छी तेजी है। इन सभी स्टॉक्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे एक करके। कई सारे दिग्गज मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन इस बीच कौन से वो बड़े बजर्स हैं आज के सत्र में, अभिषेक बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स के चलते कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है, कौन से वो बड़े स्टॉक्स हैं? अशेषा, देखिए, जब तेजी का बाजार होता है ना तो बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो पंख लगा के ऐसा लगता है उड़ान भरने को तैयार हैं। और आज भी कई सारे शेयर ऐसे दिख रहे हैं और अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं। स्टील कंपनीज को बाहर की जो डंपिंग हो रही है उससे बचाने के लिए DGTR ने सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की है। 12% की ड्यूटी की 200 दिनों के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो मेटल वाले शेयर है वहां पर स्पेशली स्टील वाले सेल में तेजी आप देखिए, टाटा स्टील में तेजी देखिए और बाकी जो छोटे मझोले जो शेयर हैं वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। एक खबर ये आ रही है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होगा और उसके चलते हम देख रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयर में तेज उछाल है 4% के आसपास की। इंटरग्लोब एविएशन लगातार रफ्तार हम देख रहे हैं और पैसेंजर की संख्या तो लगातार बढ़ी रही है। आगे गर्मी की छुट्टियां हैं। 65% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। तो इंटरग्लोब एविएशन एक और बजर आज का है। 3% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। डिफेंस शेयरों में आज गजब की तेजी हो रही है, चाहे वो मिधानी हो या फिर गार्डन रीच हो या फिर कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक, आप चौतरफा तेजी देखिए। गार्डन रीच में तो बाकायदा 20% के आसपास सर्किट भी लग गया है और मझगांव डॉक में 10% के आसपास की तेजी है। बस सावधानी इतनी बरतनी है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद आपको कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, या आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लीजिए और उत्साह में, अति उत्साह में आके इन शेयरों को नहीं खरीदना है। यह हमारी तरफ से एक सलाह है दर्शकों को। लेकिन आज हम देखने की IT शेयरों में गिरावट है और एकमात्र सेक्टर ऐसा दिखेगा जहां पर वेटेज ज्यादा है और इसके चलते बाजार की जो तेजी है थोड़ी सी ना वो कंटेन्ड है, वो थोड़ी सी ब्रेक लगी है। मोमेंटम अच्छा है, सेंटिमेंट बढ़िया है, लेकिन IT में आज हम देख रहे हैं कि सिटी का डाउनग्रेड आया है और सिटी को इतनी गिरावट के बाद भी लग रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन वाले फ्रंट पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं। हालांकि अगर आप IT इंडेक्स को रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो करीब 22% के आसपास से गिरावट आ गई है और आज TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, LTI, मैंट्री तमाम शेयरों में आज हम गिरावट देख रहे हैं 2 से 2.5% के आसपास की। अब चूंकि
टीसीएस और इन्फोसिस दोनों का वेटेज निफ्टी में बहुत अच्छा है, तो उसके चलते 2% की गिरावट भी बाजार पर भारी आज पड़ती हुई दिख रही है। और अगर ये कमजोर नहीं होते तो आज फिर से कम सेंचुरी की उम्मीद करके हम चल सकते थे निफ्टी में। लेकिन अच्छा सत्र आज के बीता है और ये आज के हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स जहां पर हम आज ज्यादा एक्शन देख रहे हैं। आगे इनकी हम चर्चा भी करेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन दिखा है, लेकिन कई सारी चिंताएं भी है अभी भी भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो मैक्रो फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्लोबली अनसर्टेनिटी है टैरिफ वॉर को लेकर। और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाँ कल खरीदारी का फिगर दिखा था, करीब 600-700 करोड़ की खरीदारी दिखी, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक मार्केट पे जो ट्रेंड है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी बिकवाली ही कर रहे हैं। सभी की आकांक्षा यही होगी कि आज भी पॉजिटिव फिगर दिखे, लेकिन फिर भी अभिषेक ग्लोबल बाजारों से संकेत अभी भी नेगेटिव ही है। जियोपॉलिटिक्स को लेकर देखें या टैरिफ वॉर, ग्रोथ कंसर्न्स, आज तो फेडरल रिजर्व की बैठक भी होगी, तो कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स होंगे जहां पर हमें हमारी नजर रखनी होगी। आशीषा देखिए 3-4 सत्र से बाजार में तेजी हो रही है, आज हैट्रिक लगी है और आप नोटिस करेंगे कि इस दौरान ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर कोई नए अनाउंसमेंट या नई बयानबाजी, कोई नई धमकी निकल के नहीं आई है। तो एक ये राहत की चीज जरूर है। अच्छा, कुछ चीजें निश्चित तौर पर बेहतर हो रही हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि भारतीय बाजारों के लिए जो मैक्रोज हैं अच्छे हैं। देखिए जीडीपी के नंबर हमने देखे थे, 6.2% की जीडीपी ग्रोथ आई थी। आईआईपी हमने देखा 5% की आईपी ग्रोथ आई थी, 3.5 से बढ़कर। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें वो रीडिंग आई थी 3.6% की। जो चाहिए एफआईज को वो तो मिल रहा है। टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर आए, एडवांस टैक्स कलेक्शन में करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी आई। अगर हम एसआईपी की बात करें तो 3 महीने के लोस पर जरूर है, लेकिन 25-26 हजार करोड़ रुपए की एसआईपी अभी भी आ रही है म्यूचुअल फंड में, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आप वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऊपरी स्तर से करीब 15% नीचे बाजार आ गए हैं और वहां पर अब लोगों को लग रहा है कि हाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर बात करें तो देखिए मिडिल ईस्ट की अपनी चिंताएं हैं, कुछ नई नहीं है, वहां पर वो चीजें चल रही हैं लंबे समय से और बाजार ने उसको काफी हद तक डिस्काउंट किया भी हुआ है। मेजर चैलेंज बाजार के लिए क्या बना था, वो बना था रशिया और यूक्रेन का वॉर, क्योंकि सप्लाई चेन में, एनर्जी में हमने काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस देखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहल की है, पुतिन के साथ बातचीत हुई है, 2 घंटे लंबी ये बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस ने ये बाकायदा बताया है कि कंस्ट्रक्टिव बात हुई है और व्लादिमीर पुतिन मान गए हैं युद्ध विराम को लेकर। कुछ कंडीशंस उसमें हैं कि अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1 महीने तक वो जो यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल इंफ्रा है, उस पर उनको निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये राहत की चीजें निकल के आ रही हैं। ब्याज दरों पर यूएस फेड का फैसला आज होने वाला है, आज देर रात आ जाएंगी। दरों में किसी बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो रिसेशन की बातचीत हो रही है, महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की जो वहां पर यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल की जो कमेंट्री होगी वो काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक चीज जिसकी चर्चा हो रही है कि हमने देखा था कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड थे ना वो स्पाइक करके पहुंच गए थे 5%। तो जब 5% आपको बॉन्ड मिल रहा हो तो जाहिर तौर पर निवेशकों का रुझान थोड़ा सा बढ़ता है। वो बॉन्ड यील्ड अब स्लिप होके आ गई है, 4.25% के आसपास की बॉन्ड यील्ड है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा था कि 110 का हो गया था। डॉलर इंडेक्स का करीब ऊपरी स्तरों से 6-6.5% गिर के अब 103 के आसपास का है। तो ये कुछ चीजें अमेरिका में चेंजेस हुए हैं और इसका बेनिफिशियरी भारत है। देखिए वहां से अगर मान लीजिए फंड फ्लोज फिर से रिवर्स होते हैं, अगर वहां मंदी आती है तो पैसे जाएंगे कहां? पैसे कहीं तो जाएंगे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये पैसे आएंगे इमर्जिंग मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट का एक बड़ा कैंडिडेट है भारत। तो भारत में भी पैसे आएंगे, चाइना में भी जाएंगे, बाकी देशों में भी जाएंगे, लेकिन भारत में भी आएंगे। अब 19% के आसपास एफआईएस की टोटल होल्डिंग है और कल हमने बाई का फिगर देखा है। तो चांसेस बन रहे हैं, सिनेरियो बन रहे हैं कि नहीं, जो पेन होना था बाजारों में शायद वो ओवर हो गया है। 3 सत्र की तेजी आज को अगर हम जोड़ लें तो हो गई है। निफ्टी करीब 500 पॉइंट चढ़ गया। 4 सत्र में निफ्टी बैंक करीब 2000 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा चुका है। 50,000 के मुहाने पर जाकर निफ्टी बैंक खड़ा है और तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब निफ्टी की जो रेंज यहां से बन जाएगी वो बन जाएगी 23,100 23,200 की। तो चीजें ठीक लगनी शुरू हो गई हैं, मैक्रोज बेहतर हैं और सेंटिमेंट के लिहाज से भी पॉजिटिविटी बिल्ड होती हुई नजर यहां पर आ रही है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे ये जरा समझते हैं कि आज के जो बचा हुआ सत्र है निफ्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए और फिर उनसे क्लोजिंग की ट्रेड्स भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं
राजेश भोसले हैं एंजल वन से, और चॉइस ब्रोकिंग से कुणाल परार हैं। कुणाल जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। कुणाल जी, एक निफ्टी पर आपसे टेक लेंगे। आज अच्छी स्ट्रेंथ है, आईटी को अगर हम छोड़ दें तो बाजार का माहौल बढ़िया है। और देखिए, वो सेक्टर जो बाजार में जब पेन शुरू हुआ तो ज्यादा टूटे थे, पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, वहां पर तो गजब की बाइंग हो रही है। एक बार निफ्टी पर अपना टेक दीजिए कुणाल जी, और बताइए कि आप क्या लेवल देख रहे हैं। क्या आपको भी अब 23,200 दिख रहा है साफ साफ सामने? वेल, गुड आफ्टरनून एंड डेफिनेटली देखने को मिल रहा है 30,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से निफ्टी 22,250 22,700 के लेवल पे ट्रेडिंग कर रही थी, और उसी लेवल का कल के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। उतना ही नहीं, गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। आप ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करिए अभिषेक जी, तो आपको देखने को मिलेगा पुट साइड थ्रू आउट स्ट्राइक प्राइस अभी शॉर्ट बिल्टअप की पोजीशन है, प्लस कॉल साइड में देखने जाए तो आईटीएम में शॉर्ट कवरिंग है, ओटीएम में लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कहीं ना कहीं जो अभी इक्वेशन बन रहा है वो बुलिश साइड का ही है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक के सेक्टर है जो इस बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। आप अभी आईटी सेक्टर को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका अभी फिलहाल उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इतना ही नहीं, एक मैजिकल फिगर भी हमें कल के दिन में देखने को मिला है, जिसके ऊपर हम लगातार पिछले कई दिनों से बात करते आ रहे थे, एफआईआई का। यानी कि एफआईआई का कल का आंकड़ा कैश की मोमेंटम में देखने जाए तो पॉजिटिव साइड का था, तो कहीं ना कहीं इसके बेस पे भी जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हुआ है। सो व्यू अभी फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 22,911 के अराउंड निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, और जो गैप डाउन मोमेंटम दिखाई थी 24 फेब को, वो भी आज कहीं ना कहीं निफ्टी ने फिल कर ली है। सो ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपरी लेवल पे 23,050, और 23,050 जैसे ब्रेक होता है आपको 23,250 तक के भी लेवल फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। और लेवल लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है वही आपका 23,650 का। सो मोमेंटम काफी अच्छा है ऊपरी लेवल पे। हमें निफ्टी में और भी अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे खास सेगमेंट क्लोजिंग कॉल्स में। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपसे पूछना चाहूंगी आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी अभिषेक जी ने मेंशन किया था कि पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो आप देखिए, टाटा पावर हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो सभी में पॉजिटिव मोमेंटम है। हम एक मिड कैप स्पेस के साथ बाय की रणनीति रखेंगे। सीजी पावर में काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है, और 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस है, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से फर्दर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीजी पावर को बाय कर सकते हैं 639 के स्टॉप लॉस से, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 700 के। दूसरा जो बाय कॉल है मेरा वो है यूनियन बैंक में। देखिए, जो रीसेंट मार्केट में करेक्शन हुआ था तो उसमें यूनियन बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड आज हम देख रहे हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जो पीएसयू बैंक्स है तो उसमें यूनियन बैंक एक परफॉर्म कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। तो यूनियन बैंक को बाय करके चल सकते हैं। अभी 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूनियन बैंक को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 116.90 का, और टारगेट रहेगा 125 का यूनियन बैंक पर ये नजरिया और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज राजेश जी से आते हुए, लेकिन कुणाल, आपके खरीदारी के मौके आपको इन लेवल्स पर कहाँ नजर आ रहे हैं, और टॉप पिक्स आज दोपहर को कौन से होंगे? वेल, इस लेवल पे खरीदारी में दो मौके बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहे हैं। सबसे पहला बजाज ऑटो। हमारा बजाज 7,740 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 7,600 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर ले 7,580 का पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 8,020 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैं बजाज के ऊपर एक और चीज कहूंगा कि ट्रेडिंग के लिहाज से तो यहाँ पे हमने लेवल दिए हैं, लेकिन बॉटम आउट हुआ है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे सपोर्ट लिया है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 8,700 तक के भी लेवल दिखा सकता है, जो परफेक्ट लेवल है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाने के लिए।
और दूसरा जो स्टॉक है DLF है, एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 50 MA के ऊपर आर्ली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन भी बनाया है। तो अच्छी खासे लेवल यहाँ से आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। 678 का यहाँ पे हम एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। 703 703 का पहला टारगेट, और जैसे ये ब्रेक होता है जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, हमें वन डे में ऊपर में 720 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो DLF और बजाज ऑटो, ये दो स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। रियल एस्टेट सेक्टर से DLF पर खरीदारी की राय। 703 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 720 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो पर भी कुणाल ने खरीदारी की राय दी है। 7600 के स्टॉप लॉस के साथ 7850 से 8020 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो DLF और बजाज ऑटो दोनों स्टॉक्स पर कुणाल की तरफ से खरीदारी की राय। इसके अलावा इसके पहले राजेश के टॉप पिक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एक है CG पावर, खरीदारी की राय है यहां पर। 700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 639 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और राजेश, इसके अलावा दूसरा पिक आपका यूनियन बैंक, लेकिन उसके ऊपर लेवल्स कौन से थे, क्या आप फिर हमें बता सकते हैं? देखिए, यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं, 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लॉस रहेगा 116.90 का और टारगेट होगा 125 का। 125 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर नजर आ सकते हैं यूनियन बैंक पर। तो ये 4 पिक्स आपके लिए आज सुबह हमने रखे। लेकिन इसके अलावा डिफेंस सेक्टर पर नजर डालेंगे। कई सारे स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें, SCI, भारत डायनामिक्स जैसे सभी स्टॉक्स 6 से 20% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए इस पर भी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले FNO सेटअप आज दोपहर को किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह के पोजीशनिंग में बदलाव हुए हैं और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून आशीषा। देखिए, अभी तक तो सेशन काफ़ी सही गया और आप देखो 400 450 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर जुड़े हुए हैं। एथिकली ये निफ्टी से ना केवल डबल है बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि आज HDFC वापस से थोड़ा फॉर्म में है। कोटक, ICICI, एक्सेस, ये सब के सब आज मार्केट्स की थोड़ी हेल्प करने में है। एक जो आज और कल में मेरे को बदलाव दिख रहा है वो थोड़ा रिलायंस का हल्का सा चलना दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1260 तक रिलायंस तो ईजिली आ जाना चाहिए। तो 1260 के रिलायंस के हम वेट कर रहे हैं। एक बार ये भी आ जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। एक और चीज़ मेरे को दिखी वो है निफ्टी IT का। सुबह सुबह जो डैमेज हुआ था वो काफ़ी तक कंट्रोल हो गया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी रिकवरी आई है, बट हाँ वो डैमेज बढ़ा नहीं, इसलिए मार्केट्स ने थोड़ा अपने आप को कंफर्ट रखा है आज। और क्योंकि शॉर्ट कवरिंग चल रही है बाज़ार के अंदर और ये बाज़ार को कहीं भी 23,200 तक लेके जा सकती है। सुबह गिरावट करीब 0.25% तक की होगी थी, तो 0.25% की जो रिकवरी IT इंडेक्स के अंदर हुई है ये एक कुशन का काम कर रही है। हमने सुबह सुबह भी आपको बताया था कि 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना। पहला IT, ये और नहीं गिरने चाहिए। दूसरा रिलायंस, ये हल्का सा बढ़ना चाहिए। तो रिलायंस हल्का सा बढ़ा, IT गिरने से रुक गया। आप देखो 80 पॉइंट की आज करीब करीब क्लोजिंग आप लेके जा रहे हो और 22,916 पे क्लोजिंग है। यहाँ पे कल और आज में फ़र्क क्या है? स्पीड का फ़र्क है। कल जिस हिसाब से बाज़ार चल रहा था उसको एक्सट्रीम जल्दी थी और थोड़ा हीटेड भी हुआ। ये हीट आपको कहाँ से पता लगी? पुट कॉल रेशो से, जब 1.2 के आसपास हो गया। मैंने सुबह भी आपको बताया था थोड़ा क्योंकि जल्दी चला है तो हीट हो गया है। उसका तरीका ये होता है कि गाड़ी को बंद कर दो, गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। तो होगा क्या, अभी भी ऐसा ही हो सकता है मार्केट में कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और कंसोलिडेशन होने के बाद वापस ये थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है जिस पे आपको थोड़ा नोटिस करना होगा। अदरवाइज वैसे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मेरे को मार्केट्स में, अभी तक तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर कोई भी अच्छी और बुरी खबर आती है शाम को तो उसका इम्पैक्ट ओपनिंग में सिर्फ पड़ेगा, अदरवाइज वैसे नहीं पड़ेगा। आते हैं आपके बैंक निफ्टी के डाटा पर। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया। आज हमने 2 लेवल्स को पार किया के बाद टेस्ट किया एक को और एक को पार किया। 49,500 आज हमने पार किया, 49,800 तक हमने टेस्ट किया है। तो यहाँ तक तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी जो आ गई। अब इसके आगे मार्केट को नया ऊर्जा, नया फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और ये फ्यूल आपको चाहिए होगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत IT कल परसों में पुल बैक करेगा तो आपको 23,200 तक वो भी ले जाएगा। 23,200 पे निफ्टी का पुल बैक खत्म होगा
49,800 पे बैंक निफ्टी का पुल बैक खत्म हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अपने पुल बैक्स को ख़त्म कर रही हैं, लेकिन अब फ्रेश लॉन्ग के लिए मार्केट को थोड़ा और ऊर्जा और स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ मेहमान तो हैं ही, राजेश जी हैं, कुणाल परार है, नीरव वोरा भी मेरे साथ तब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। जतिन केडिया भी होंगे। लेकिन जो भी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबसे बस एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस लेता चलता हूं और फिर हम बातचीत करेंगे। कुणाल परार, सुबह सुबह भी आपसे काफ़ी सारे हमने शेयर्स पता किए, अभी मैं फिर से उनके ज़रा एक आइडिया ले लेता हूं कि उन शेयर्स में अभी क्या करना चाहिए। एक बार जरा एस्कॉर्ट्स आप चेक करो सर, आपको एस्कॉर्ट्स ठीक लग रहा है? वेल, निफ्टी के एक्सपोर्ट की बात करें तो जो मोमेंटम फिलहाल एक्सपोर्ट में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डेली चार्ट और वीकली चार्ट आप देखिए 6% ऊपर के मोमेंटम है। डबल बॉटम फॉर्मेशन का ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बुलिश डाइवर्जेंस भी है। वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने जो पहले रेजिस्टेंस था उसका भी सपोर्ट लेवल बना दिया है। तो एक अच्छे खासे लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। आज के दिन में ही स्टॉक 6% ऊपर है, तो अभी प्रेजेंट लेवल पे अगर हमें नई पोजीशन ऐड करनी है तो उसके लिए नया एफएल तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है उनके लिए लेवल जरूर दूंगा। पहला टारगेट हमें 3,340 का देखने को मिलेगा और 3,340 जैसे ही ब्रेक होगा ये वन वे रैली में आपको 3,640 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है, होल्ड करके रखिए। अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। एस्कॉर्ट्स पूछा, एस्कॉर्ट्स के बारे में रिकमेंडेशन मिल गई आपको। अब जरा नीरव जी से करते हैं बातचीत। नीरव सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप अपना आउटलुक दे देंगे सर बाजार पे, आपको और कितना चलता हुआ दिखता है? 2 फेज में चलेगा बाजार सर, पहले शॉर्ट कवरिंग करेगा, बाद में लॉन्ग करेगा। शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक लगती है आपको? नमस्ते नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए, बाजार का जो ट्रेंड है अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की एक रैली हम लोग ने देख चुकी है। करीबन 22,000 के नीचे निफ्टी गया था कुछ वीक्स पहले, एंड आज हम ऑलमोस्ट 23,000 टच कर चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि 23,200 के आसपास निफ्टी थोड़ा संभलना चाहिए, एंड शायद थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने मिले। 200 से 400 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है एंड थोड़ा साइडवेज मार्केट हो जाता है तो ये कंसोलिडेशन काफ़ी हेल्दी रहेगा बाजार के लिए। मोटा मोटी मार्च अब मेरे ख्याल से 12 दिन बचे हैं, तो ब्रॉडली हमें लग रहा है कि यही स्तरों पे निफ्टी क्लोज होना चाहिए, जो एक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आने वाले महीनों के लिए। तो नेट नेट डोमेस्टिक मैक्रोज हम देख रहे हैं तो काफ़ी सुधरे हैं लास्ट पिछले 5 से 10 दिनों में, एंड इनफैक्ट ग्लोबल मैक्रोज भी काफ़ी सुधरे हैं। तो उसके चलते ये हम लोग ने एक ग्लोबल रैली देखी है। बट हैविंग सेड दैट, काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं। हम देख रहे थे कि 15 से 20 तक काफ़ी स्टॉक्स चले हुए हैं। तो हमने हमारे क्लाइंटों को भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है यहाँ पे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना चाहिए। इन केस 23,200 23,400 तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बाकी का जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओपन पोजीशन है वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्या पॉइंट टेकन है सर, आपने जो भी पॉइंट्स रखे हैं उसको हम समझते भी हैं और जान भी रहे हैं। और इस बीच अभी 90 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर और करीब 450 अंकों की बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी पर। इंडिया विक्स आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ स्क्रीन पर जरा जल्दी। और एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में देखोगे आज आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। आज के टोटल लॉन्ग्स में से करीब 150 से ज़्यादा लॉन्ग्स आज भी बने हैं। कल भी ऐसे ही था, कल 100 लॉन्ग बने थे, आज 150 लॉन्ग बने हैं। ये जो 172 आप नंबर देख पा रहे हो ना, इसमें 150 नंबर्स तो लॉन्ग का है खाली, यानी कि जो जानबूझकर सामने से खरीद रहे हैं। मंदी नहीं कटी उनमें, खरीदी जा रही है, खरीदना हो रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। 2 चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, फर्स्ट इज़ अनवाइंडिंग एंड सेकंड इज़ लॉन्ग। लॉन्ग बनेगा तो बाजार रुकेगा नहीं, अनवाइंडिंग होगा तो बाजार तब भी नहीं रुकेगा। शॉर्ट्स और शॉर्ट कवरिंग होती रहती है बाजार में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निकुंज की नजर, और भारतीय बाजारों पर जिस तरह की लगातार कमेंट्री और नजरिया सामने आया है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का, उसने भारतीय बाजारों की तमाम अहम बातों को, कहते हैं ना वो बारीक बातों को, बहुत ही आसान भाषा में और
उसके हर पहलू को आपके सामने रखा और भारतीय बाजार उसी तरह की परिपक्वता दिखाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब पिछली दफा बात हो रही थी कि एक वक्त था जब FIIs की बेचैनी जो है वो भारतीय बाजार बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। अब आपने एक बात पिछले दिनों कही कि आप SIP के आंकड़ों को देखिए, DIIs की स्ट्रेंथ को देखिए। ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार ठीक है, आज पूरी दुनिया के बाजार उस वॉलेटिलिटी से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अब एक स्ट्रेंथ है। अब वो पूरी तरह से डगमगाते नहीं हैं, एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। अब सवाल उठता है यहां से आगे का सफर क्या। अब जब एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ गया है तो यहां से भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग नजर आएगी, या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म जो है वो थोड़ा सा हिचकोले नजर आ सकते हैं? प्रशांत, देखिए, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मार्केट गिरावट के लेवल से या जहाँ गिरा था वहाँ से ऊपर है, मगर ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। कुछ स्टॉक्स के अंदर 40 से 50% की मार पड़ी थी, पर 10 से 15% या 15 से 20% गिरे हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से 50% गिरता है तो उसको वापस पीक जाने के लिए 50% नहीं जाना पड़ता, 100% ऊपर जाना पड़ता है। 100 का 50 हुआ, 50 का वापस 100 इज़ 100% सर्च। तो अभी जो हुआ है वो 100 का 50 हुआ है और 50 से फिर 25% है, तो 60 या 70 ही हुआ है अभी। तो अभी तो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो ये बोलना कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है, स्क्रीन में ग्रीन है, मगर इस समय हवा टाइट है। हवा टाइट है ये बोल करके कि कमिटमेंट लेवल्स लोगों के ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आया और कहाँ जा सकता है? मार्केट नीचे से ऊपर आने के कई कारण हैं। जो चिंताएं थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेलविंड्स, हेडविंड्स और टेलविंड हो चुकी हैं। डॉलर, रुपी, FI की सेलिंग, या फिर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का डेटा, या फिर क्रूड के प्राइसेस, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, या फिर टैरिफ को लेकर के जो आजकल परसों वो जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ रही है। तो जो टेलविंड्स हेडविंड्स थी वो अब न्यूट्रल हो गई है। मगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए टेलविंड। हेडविंड से मार्केट नीचे जा रहा था, टेलविंड से मार्केट ऊपर जाता है। तो टेलविंड क्या आ सकती हैं? टेलविंड आ सकती हैं जी, आप को नीचे से कितनी अर्निंग्स कहाँ पर जाएंगी। इस समय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आपके बॉटम आउट हो गए, मगर उनके अंदर रफ्तार कब वापस आएगी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को रुकते देखा है, अब हमें एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा। तो वो लगता है मुझे। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर FI को लेकर के इस समय जहाँ घबराहट या उत्साह आ रहा है, सबका मानना है कि 2-3 दिन अगर FI की बाइंग आ गई, जो कि लग रहा है आ रही है, तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो नियर टर्म के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मीडियम टर्म के अंदर अर्निंग्स, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल कहानी। ये ट्रेंड है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब पिछली बातचीत से ही दो चीजें जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये कि आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत क्लियर कहा था कि मेटल को जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं। इसके अलावा आपने IT को लेके कंसर्न्स जाहिर किए थे, और फिलहाल वही बिग पिक्चर नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में मार्केट नई लीडरशिप चाहता है। कौन ऐसा सेक्टर होगा, तो इन दोनों क्षेत्र पर तो एक व्यू दीजिए ही। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वक्त में लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? देखिए, लंबी रेस का घोड़ा बैंक्स थे और हैं और रहेंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। IT मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर इस समय गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर US गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा, टेक गिरेगा, US इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, IT में इम्पैक्ट आएगा। एक सेंटिमेंट है वो। सेकंड, अर्निंग्स भी अच्छी नहीं है। 8-9% की ग्रोथ है, 15 से 20 से 25 के P मल्टीपल्स हैं। डॉलर अगर ज़्यादा नहीं गिरता है तो मार्जिन एक्सपेंशन भी नहीं आएगा। तो IT का जो सुनहरा समय हम जिसे कहते हैं सिक्लिकल, वो मुझे लगता है हमारे इट्स बिहाइंड अस। कई ऐसे और क्षेत्र हैं जहां आपको 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, 20 से 25 की P मिल रही है, तो उन क्षेत्रों पे ध्यान दीजिए। एक डार्क हॉर्स मुझे लगता है सीमेंट हो सकता है। कई सालों से कहीं गया नहीं है, सीमेंट के दाम इस समय बढ़े नहीं हैं। अगर आप देखिए पिछले साल में सीमेंट के दाम फ्लैट हैं मेजर इकोनॉमीज में। सीमेंट के अंदर पेट कोक काफ़ी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रूड की वजह से नीचे है, क्रूड नीचे आता है तो पेट कोक के दाम नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। और मुझे लगता है कि डिमांड ऑफटेक अगर आएगी तो सीमेंट के अंदर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय कम है, ऑफटेक आ सकता है, प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, वो एक डार्क हॉर्स हो सकता है। तीसरा, मुझे इस समय लगता है कि हॉस्पिटल के स्टॉक्स में नज़र रखिए। हॉस्पिटल जैसी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो लोगों की
अफोर्डेबिलिटी है इंश्योरेंस की वजह से बढ़ रही है। जो एक जर्नी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, दवाखाना से नर्सिंग होम से नाउ हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू अ बिग स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड देन टू अ वेरी बिग नेशनल चेंज, ये जर्नी हर लेवल पर हम देख रहे हैं। सरकारी दवाखाने में हम पहले जब कोई गांव व कस्बे में लोग सरकारी दवाखाने में जाते थे, उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाने लगे, उसके बाद हमने देखा कि वह लोकल हॉस्पिटल्स में जाने लगे जो कि बेटर सर्विस देते थे। फिर हमने देखा कि लोग एक प्रकार के बड़े शहरों के जनरल हॉस्पिटल्स में जाने लगे। अब लोग जा रहे हैं जनरल हॉस्पिटल्स विच आर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय बिग फर्म्स। और उसके बाद अब जो नया दौर हम देखने को मिल रहा है वह स्पेशलिस्ट कैंसर केयर के हॉस्पिटल्स, मटर्निटी केयर के हॉस्पिटल्स। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक एवरग्रीन ट्रेंड है और जिसके अंदर मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए। चलिए, साथ निफ्टी 22,930 के आसपास कारोबार करता हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर आज के सत्र में फिर एक बार आउट परफॉर्मेंस दिखा है। 1% की तेजी, 470 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक भी कारोबार कर रहा है। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हमने ले लिए। लेकिन जतिन गेडिया, गुड आफ्टरनून, आप बता दीजिए आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारे जो लॉन्ग कॉल्स होंगे वो पहले तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में होगा। तो हमने देखा है कि 3 वीक से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1440 का और ऊपर में टारगेट है 1625 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो मदरसन सुमी में होगा। तो मदरसन सुमी में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी और भी बढ़ सकती है ये स्टॉक में। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 124 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 137 के। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन पर खरीदारी की राय 137 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए, और संवर्धना मदरसन के अलावा एपीएल अपोलो पर खरीदारी की राय 1625 के टारगेट के साथ 1440 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जतिन गेडिया से आते हुए। लेकिन वायदा बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके हैं, अगले सेगमेंट पर नजर डालते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और इस घंटे के ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। बताएं, बाजार में तीसरे दिन लगातार तेजी, लेकिन ऐसे में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां पर है? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली बाजार के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन स्टॉक्स को ढूंढना जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसा ही एक काउंटर है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के काउंटर के अंदर हमें एक अपवर्ड राइजिंग चैनल देखने को मिल रही है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे काउंटर के अंदर देखने को मिलेगा। स्पॉट लेवल में ऊपरी स्तरों पे स्टॉक वापस से 2250 के लेवल्स जो है उसको रिगेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कॉल ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 2100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन 53 रुपीज 54 रुपीज के भाव के बीच में आपको ये मिल जाएगा। उसको खरीद के चलना है। 80 से 95 का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 40 रुपीज का लगा के रखे। अधिकतम मुनाफा 9300 तक का और नुकसान 3000 तक का हो सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ये राय। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। ये राय वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ध्वनि पटेल से आती हुई। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, उनके कॉल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 2100 के कॉल खरीदने की सलाह, जहां पर अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान जो हो सकता है वो लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन इस बीच कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे जहां पर एक्शन दिखा है। और आईटी इंडेक्स, याद रखें सिटी की एक रिपोर्ट आई है जहां पर उनका मानना है कि नजरिया काफी कॉशियस है, वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है और अमेरिकी बाजारों से संकेत भी कमजोर है, जिसके चलते सभी कंपनियों के ग्रोथ पर इम्पैक्ट दिखाई देगा इस साल में। तो आईटी इंडेक्स में इस खबर के चलते काफी गिरावट दिखी है। और
और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टेक महिंद्रा 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार, LTI माइंट्री, इन्फोसिस, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम्स सभी IT सेक्टर के स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। नीरव, क्या राय होगी आपकी इन IT सेक्टर के स्टॉक्स पर? खरीदारी के बाद, गिरावट के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बनेंगे? देखिए, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़े बहुत हेडविंड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका यही कारण है कि जो टैरिफ्स यूएस ने इम्प्लीमेंट किए हैं काफ़ी सारे देशों पर, उसके वजह से उन्हीं देशों ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी उनके ऊपर लगाया है रिटेलिएशन के दौर पे। अब इसके कारण यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ सकता है आने वाले महीनों में, जिसके कारण ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि शायद स्पेंडिंग थोड़ी लो हो जाए आने वाले महीनों में। एंड उसके वजह से ही मार्केट थोड़ा कॉशियस है। एंड हमने देखा है कि नैस्डैक एक अच्छा 10 से 12% से गिरा हुआ है, नैस्डैक इंडेक्स। और उसी का जो रिपल इफेक्ट है हम लोग ने काफ़ी सारे देशों में देखा है एंड इंडिया में भी देखा है। आईटी एज अ सेक्टर थोड़ा बहुत बैकफुट पे है अब। इसके यही कारण है कि एक तो Q3 के नंबर्स भी काफ़ी वीक रहे थे काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमें लग रहा है कि थोड़े वीक ही रहेंगे नंबर्स। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा कोई मोमेंटम भी नहीं है, तो बेटर है कि अवॉइड करना चाहिए। एक आध क्वार्टर के बाद हमें ज़्यादा आइडिया आएगी कि वेदर यहाँ पे निवेश करने के लिए ये लेवल्स अच्छे हैं या नहीं है। तो अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करना बेटर होगा। थोड़ा अवॉइड कीजिए चीज़ें ना, एक क्वार्टर में थोड़ी साफ हो जाएंगी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री क्या रहती है, स्पेंडिंग के आंकड़े किस तरह से निकल के आ रहे हैं, कंपनीज का आउटलुक क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी ना क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर आप रुके हैं, ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्के हो भी गए हैं, थोड़ा सा अभी और समय देना पड़ेगा। अभी ये माहौल ठीक नहीं है। 1% के आसपास गिरावट हम आज निफ्टी के IT इंडेक्स में देख रहे हैं। लेकिन एसी वाले जो शेयर हैं वहाँ पर लगातार गर्मी है। एसी वाले शेयर यानी कि ब्लू स्टार में, वोल्टास में, अंबर एंटरप्राइजेज भी एसी बनाती है, कुछ और कंपनी जो एसी के कंपोनेंट्स बनाती हैं उन, और चौतरफा आज हम तेज़ी देख रहे हैं। और ये तेज़ी आज नहीं, कुछ दिनों से लगातार चल रही है। हैवेल्स का भी देखिए डिवीज़न है, ये भी लॉयड्स वाले एसी ये बनाते हैं ये। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि अप्रैल से एसी के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने एसी खरीदी नहीं है अभी तक तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए। क्या जानकारी है और सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है, डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए कितनी महंगी हो सकती है एसी और क्या खबर आपके पास है? अगर आप इस गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस बार आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे एसी खरीदने के लिए, खासकर अगर आप एसी अप्रैल या उसके बाद में खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी कंपनियों ने एसी के दाम में तकरीबन 5 से 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। और इसके पीछे जो एसी एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर हैं वो तमाम कारणों को गिना रहे हैं। जो प्रमुख वजह है वो है कि डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हुआ है, या यूं कहें कि रुपया कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में उन्हें जो पार्ट इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। यही नहीं, जो रॉ मटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील या अन्य रॉ मटेरियल जो एसी मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं उनकी कीमतों में भी तकरीबन 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 महीने से 1 साल में, जिसके चलते एसी मैन्युफैक्चरर ने यह फैसला लिया है कि ये जो बर्डन है कीमतों की बढ़ोतरी का वो अब एंड कंज्यूमर यानी कि कस्टमर पे इसको पास ऑन करेंगे, और वो फैसला लिया भी जा चुका है। और एसी अब जब आप रिटेल मार्केट में खरीदने जाएंगे तो पिछले साल की तुलना में वही एसी तकरीबन उसमें आपको 5 से 8% रुपए में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। इस बार माना ही जा रहा है कि समर सीजन काफी तगड़ा रहेगा, जो पारा है वो 50 डिग्री को पार करेगा, जिसके चलते एसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अनुमान ये लगा जा रहा है कि इस समर सीजन में तकरीबन 15 से 17 मिलियन यूनिट की बिक्री हो सकती है, जिसके लिए तमाम कंपनियां तैयार हैं। यहाँ पर ये बता दें कि पिछले महीने भी यानी पिछले समर सीजन में भी इसी तरीके का ह्यूज डिमांड था, लेकिन तब कंपनियां इतनी तैयार नहीं थी। लेकिन अभी से चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है और ये जो समर सीजन रहने वाला है उसके लिए जो ह्यूज डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वो इस वक्त तैयार नजर आ रही हैं। ठीक है, तो दाम बढ़ाने की भी तैयारी है कंपनीज की। और देखिए एक चीज़ और आई है जो आज एसी शेयरों की तेज़ी को सपोर्ट कर रही है।
सरकार ने कुछ क्रिटिकल एसी और फ्रिज के कंपोनेंट्स पर जो BIS सर्टिफिकेशन होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अब चूंकि ऐसी खबरें आ रही है कि शायद कंप्रेसर की शॉर्टेज हो सकती है, तो सरकार ने फिलहाल के लिए एग्जेप्ट कर दिया है कि उनको BIS सर्टिफिकेशन नहीं लेना होगा कंपोनेंट को लेकर, और उसके चलते भी तेजी हो रही है। वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवेल्स में तेजी ठीक ठाक देख रहे हैं, और अंबर एंटरप्राइजेज जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है एसी की, वहां पर भी आज के सत्र में आपको तेजी दिखेगी। कुणाल जी, वोल्टास में हमने 1000 रुपए के आसपास से लगातार तेजी देखी है, ब्लू स्टार का शेयर भी अच्छी रफ्तार दिखा रहा है, हेवेल्स थोड़ा सा लेट मूव करना शुरू किया है इन दोनों के मुकाबले। मान लीजिए कि जो थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हो कि शायद मौका छूट गया, अभी मौका आपके हिसाब से कहां पर है ट्रेड के अच्छे? मौके की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली हमें हेवेल्स है, वोल्टास है और ब्लू स्टार में देखने को मिली है। इवन हेवेल्स आज 3% ऊपर है, वो लोअर लेवल पे देखिए तो 1400 के अराउंड का लो बना के आज 1560 के अराउंड है। इवन ब्लू स्टार में भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। ब्लू स्टार भी आने वाले दिनों में अगर ऊपरी लेवल में 2220 का लेवल ब्रेक होता है तो और भी अच्छे खासे लेवल हमें ब्लू स्टार में देखने को मिल सकते हैं। नाउ एक ही स्टॉक बचा है हेवेल्स, जहां पे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में और फर्दर अपसाइड को मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो हेवेल्स यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो स्टॉक के लेवल जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, उसके बेस पे यहाँ से और भी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, जहां पे 1620 से लेकर 1700 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1520 के एसएल के साथ प्रेजेंट लेवल है। नाउ वोल्टास की भी बात कर ले तो वोल्टास 1500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है 1430 के लेवल पे, और 1500 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। एसएल की बात करेंगे तो 1450 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो वोल्टास में आने वाले दिनों में जो लेवल एज ए टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1580 है, और जिस दिन ये 1580 ब्रेक करेगा आपको 1700 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो यहाँ पे वोल्टास भी 1450 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है, और ब्लू स्टार 2220 क्रॉस होता है उसके बाद ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 2220 अगर क्रॉस होगा तो ही ब्लू स्टार में खरीदारी के मौके बनेंगे। बाकी हेवेल्स को लेकर भी रणनीति अपनी शेयर की है कुणाल जी ने। नीरव जी, एक और पैक हम देख रहे हैं कि एक्टिव है कल और आज दोनों सत्र में, वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज का। पेटीएम में तेजी हमने देखी है। पीबी फिनटेक की बात करें तो 2 दिन में करीब 16% के आसपास की तेजी हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक हो गया, काफी पिटा हुआ शेयर है ये। ओला इलेक्ट्रिक में तेजी आ रही है। पेटीएम, जोमैटो, बीएसई, ये जोमैटो में तेजी हो रही है। बीएसई तो खैर चलिए दूसरे सेगमेंट की कंपनी हो गई। लेकिन ये बताइए कि आपको ये जोमैटो कितना कन्विक्शन दे रहा है ये, क्योंकि अभी भी अपने हाई से दूर है, करीब करीब 20-25% के आसपास। क्या करना चाहिए इन शेयरों में? देखिए, ये सारे जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं, इसमें हमने काफ़ी अच्छी पिटाई देखी थी। ऑलमोस्ट 40-50% जैसा एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं पिछले 3 से 4 महीनों में। बट हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस भी थोड़े हायर साइड पे थे, एंड अच्छी खासी एफआईआई सेलिंग भी हमने देखी थी। प्लस काफ़ी सारे शेयर्स एफएनओ सेगमेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे, जहाँ पे एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, आफ्टर जो करेक्शन हो चुका है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुके हैं। जैसे जोमेटो की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 300-305 के लेवल से गिर के ये ऑलमोस्ट 200 लेवल्स पे आ चुके हैं। बट ओवरऑल अभी का जो ये हम माहौल देख रहे हैं, थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग जैसा हमें लग रहा है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद 5 से 7% से और ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। बट अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शायद 2 से 3 ट्रांचेस में हम सलाह देंगे कि बाय करें, बिकॉज जो आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स होंगे वो शायद थोड़े साइडवेज, थोड़े करेक्टिव मोड में ही होंगे। बिकॉज जोमेटो पर से की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने भी क्लियर कट कहा है कि जो ब्लिंकिट के स्टोर्स उन्हें बढ़ाने हैं, डबल करने हैं बाय दिसंबर 2025, तो थोड़ा कैपेक्स भी वहाँ पे लगेगा, एंड बुक्स पे लॉसेस भी होंगे। तो शायद नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स में उन्हें लॉसेस भी डिक्लेयर करने पड़े। तो एक साइडवेज मोमेंटम आफ्टर ये बाउंस हमें देखने मिल सकता है। वापस एक थोड़ा करेक्टिव मोड में भी आ सकता है स्टॉक। तो 2 से 3 ट्रांच में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय करें तो वो बेहतर होगा। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से भले कल जैसे नंबर्स नहीं होंगे, बट कन्विक्शन के हिसाब से आज का कन्विक्शन कल के जैसा ही कन्विक्शन है। कल तो नंबर्स की आपाधापी के अंदर सब कुछ तहस नहस हो रहा था, लेकिन आज कन्विक्शन अच्छा है मार्केट का। सेकेंड डे इस तरह का मूव आना,
एक और चीज़, अगर आप RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल्स वाले इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई आदमी RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करता है तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो आए बाज़ार में 22,000 के लेवल पर, जो आए बाज़ार में 48,000 के लेवल पर, ये सोच के कि खोने के लिए कम है और पाने के लिए ज़्यादा है, उनको मार्केट ने एक राउंड का प्रॉफिट दे दिया है। 48,000 से आज बैंक निफ्टी खड़ी है 49,763, तो आप सोचो 1,700 पॉइंट है करीब करीब 3 दिन के अंदर। तो जो 48,000 से आपकी जर्नी है, तो एक खेप तो आप मान ही सकते हो, एक ट्रांच तो आप इसको मान ही सकते हो ना। तो स्विंग ट्रेडर्स को अलग सोचना होगा, इन्वेस्टर्स को अलग सोचना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो पता नहीं है क्या करना चाहिए, तो पहले आप हमसे पूछने की बजाय या किसी गेस्ट से पूछने की बजाय पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। आप इन्वेस्टर हैं, आप एक ट्रेडर हैं, कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आप अलग हिसाब से चलेंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम हो रहा है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को अलग तरीके से चलने देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को ना क्लैरिफाई करके रखना, ऐसा ना हो कि आया हुआ पैसा अगर वापस जाएगा तो दुख और ज़्यादा होता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ, इसलिए सारी फीलिंग्स को जानता हूँ। मैंने अपने हाथों से सौदे पंच किए हैं, क्लाइंट्स को फील किया है, पैसा लेन देन किया है, इसलिए मैं सब चीज़ें समझ सकता हूँ। नीरव वोरा, जतिन गेडिया, कुणाल परार, राजेश भोंसले, चारों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, और आई होप आप चारों भी अगर सुन रहे होंगे तो ये बात आप भी फील करते होंगे, कुणाल परार, कि मार्केट में आया हुआ पैसा जाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दुख ज़्यादा होगा। अब आपसे ज़रा मेरे को 2-4 क्वेश्चंस और पता करने हैं, ज़रा मैं जल्दी जल्दी पता कर लेता हूँ आपसे। ये एक बार ज़रा पेटीएम और पीबी फिनटेक दिखाओगे स्क्रीन पर वापस से, खासकर पॉलिसी बाज़ार पीबी फिनटेक दिखाना, है ना। 2 दिन से बढ़िया चल रहा है, ये थक जाएगा या फिर अभी और चलेगा? कुणाल परार ज़रा चेक करना पीबी फिनटेक। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए कुणाल जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करना होगा। वेल, पॉलिसी बाजार की बात करें डिम्पी जी, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आप देखिए पॉलिसी बाजार का चार्ट देखिए, फिलहाल स्टॉक 1560 के लेवल पे है, 7% ऊपर है। और मैं यहाँ पे एक अपडेट देना चाहता हूँ डिम्पी जी, कल हमने पॉलिसी बाजार दिया था और 1457 के लेवल पे 1485 से लेकर 1535 के 2 टारगेट दिए थे, और आई थिंक ये स्टॉक हमने कल BTST में ही दिया था। दोनों टारगेट आज के दिन में अचीव होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, और जिन्होंने BTST किया है, जिनके पास पोजीशन है, मैं कहूंगा कि होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे ऊपरी लेवल पे आपको ये 1580 जिस दिन ये क्रॉस करेगा, आपको वन वे डायरेक्शन में 1770 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो BTST के टारगेट तो आ चुके हैं, यहाँ पे फर्दर कैरी करके चलने की भी सलाह दूंगा 1580 के बाद 1770 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, डन। 1-2 शेयर और भी हैं। अच्छा, मेरे को एक और पॉइंट भी पता करना है, क्या ऐसे हो सकता है नीरव जी, ये क्वेश्चन आपसे होगा, ऐसे हो सकता है कि मार्केट्स के अंदर 1 से 2 दिन के बाद थोड़ा एग्जर्शन आ जाए, थोड़ा रुक जाए या साइडवेज हो जाए, तब आईटी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है? मैं पिछले 2 दिन से आईटी की इस नेगेटिविटी को ना एक पॉजिटिविटी के तौर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन से आईटी ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, इस कंसोलिडेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं एक काम करता हूं, अपना ऑटो से थोड़ा सा पैसा निकाल के आईटी में डाल देता हूं। तो क्या मैं सही कर रहा हूं? मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं सर, मेरे को रखना नहीं है, मैं तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आया हूं। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप आईटी की बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ओवरऑल जो माहौल है वो थोड़ा बैकफुट पे है। आईटी की बात करें, आज फेडरल पॉलिसी है इवनिंग में, यानी हमें पता चलेगा कि फेडरल बैंक यूएसए में रेट कट्स कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा अनुमान है कि शायद ना हो, बट जो स्पीच होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों के लिए। तो पूरा माहौल हमें पता चलेगा कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशन पे कैसा होगा, एंड इवेंचुअली स्पेंडिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो आपका प्रश्न है कि
थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो सकता है। देखिए ये पॉसिबल है बिकॉज जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हमें अभी फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आईटी के शेयर्स शायद यहाँ से और 2 से 5% और गिर सकते हैं। फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ एंड मिड कैप्स में भी ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जल्दबाजी ना करनी चाहिए और थोड़ा माहौल को देख करके फिर ट्रेड को बिठाना चाहिए। ठीक है, डन। एक दो शेयर और पता करने हैं मेरे को ज़रा। राजेश सर आपसे ज़रा पता कर लेता हूँ, थोड़ा टेक्निकली है इसलिए थोड़ा एक आपसे व्यू लेना ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट, एक बार सॉफ्टवेयर मेरा हैंग हो गया था, अब हो गया वापस, ठीक, डन। सर एक बार ज़रा आईटी में से अगर मैं शुरुआत करूँ तो कफोर्ज के साथ कर सकता हूँ। कफोर्ज 7500-7600 का शेयर है, एक बार ज़रा चेक करेंगे राजेश सर, राजेश भोसले जी। कफोर्ज के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ आईटी की हल्की हल्की बाइंग। देखिए डेफिनेटली कोफो जो है 200 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल तो कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन है। यहाँ से अगर 7750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कोफोज में एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, जहाँ से स्टॉक जो है 8400 तक जा सकता है। डिम्पी जी, आईटी स्पेस में जो मुझे काउंटर अच्छा लग रहा है वो है विप्रो। विप्रो अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में 100 मूविंग एवरेज है, वहां से आज रिवर्स हो रहा है। एंड आईटी स्पेस में विप्रो काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन और कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो विप्रो में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 275-280 तक। एंड नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो होगा अराउंड 260 के आसपास। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। विप्रो आपकी तरफ से आपने दे दिया। कफोर्ज मैंने पूछा तो आपने विप्रो पे उसको कन्वर्ट करके स्वैप करके एक साफ सुथरा शेयर दिया है, इसके लिए थैंक यू आपका। और बाकायदा डेज हाई पे बंद भी हो रहा है, 1.25% ऊपर है ये, और ये बढ़िया शेयर है। थोड़ा स्लो मूवर है, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जतिन भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। टीटागढ़ का मैं बातचीत करना चाह रहा था आपसे। 700-750 का शेयर है सर, रेलवे का काउंटर है, F&O में आया है, ये शायद उसका दूसरा महीना चल रहा है F&O में एंटर होने के बाद का। 12% का आज OI एडिशन भी है, एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे। शेयर ठीक है ये टीटागढ़ वैगन रेल? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डे एवरेज के ऊपर भी जाके क्लोज करेगा, तो वो एक एडिशनल बुलिश साइन है। और साथ ही साथ में जो फ्यूचर्स में एडिशन एंड ओपन इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट के तौर पे ही नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो अपमूव है वो अराउंड 825 तक कंटिन्यू रह सकता है। स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली लॉन्ग करके चला जा सकता है टीटागढ़ रेल पर। और टीटागढ़ रेल के अलावा ही कई सारे और रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स आज फोकस में है। इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल जैसे कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन 3 बज चुके हैं, मार्केट्स एट 3 हमारे खास सेगमेंट का समय हो चुका है और अब हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। आनंद बताएं, मार्केट्स एट 3 सेगमेंट में आज कौन से स्टॉक्स फोकस में है खबरों के दम पर? जी हाँ, शुरुआत करते हैं एनबीसीसी से, जहां कंपनी ने नोएडा में 1046 रेजिडेंशियल यूनिट्स की बिक्री की है और वो ये जो बिक्री हुई है वो ई ऑक्शन के ज़रिए हुई है, जिसके चलते शेयर में करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो कंपनी की सब्सिडियरी आको लैब के डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है बोर्ड की, जिसके चलते शेयर में करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स भी आज फोकस में है, जहाँ पर बोर्ड से एनसीडी के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली है और शेयर आज थोड़ा सा हल्के निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड प्लांट में 1.2 MPTA जो अपना उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाया है और साथ साथ ये भी बताया है कि कंपनी की जो ग्लोबल क्षमता है वो 184.26 MTPA पहुंच गई है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें स्टील शेयर आज फोकस में है और ख़बर ये है कि स्टील इंपोर्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की गई है और ये जो सिफारिश है वो DGTR ने 200 दिन के लिए की है, जिसके चलते सेल और टाटा स्टील जैसी कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है।
सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आनंद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टील स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन, इनफैक्ट उसके अलावा कुछ और गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस यहां पर भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस शामिल, और इसके अलावा HDFC लाइफ में भी 3.5% की तेज़ी दिखी है। जतिन, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स पर, श्रीराम फाइनेंस और HDFC लाइफ? देखिए, श्रीराम फाइनेंस में आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया था बुलिश फ्लैग का, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलो थ्रू अपमूव हमें देखने मिल रहा है। करंट लेवल्स पे अगर जो किसी को लॉन्ग करना है तो थोड़ा अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि कंसिडरिंग कि ऑलरेडी 4 to 5% अप है, तो मैं एक डिप के लिए राह देखूंगा। 650 तक का एक डिप आता है तो वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, लेकिन करंटली अवॉइड की सलाह रहेगी। जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। श्रीराम फाइनेंस, दरअसल श्रीराम फाइनेंस में खबर कल आई थी कि S&P ने रेटिंग अपग्रेड की है, और रेटिंग अपग्रेड के अलावा ये भी खबर आई थी कि कंपनी का जो गोल्ड लोन वाला जो पोर्टफोलियो है उसके विस्तार की भी कंपनी योजना बना रही है, और कई सारे ब्रांचेज में अपनी सुविधा देगी। और अगर हम फाइनेंस स्पेस की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस ने बाकी जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको काफ़ी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस में करीब 20% के आसपास की तेजी हो चुकी है। एक और दिग्गज से अगर आप तुलना करेंगे अगर बजाज फाइनेंस से, तो बजाज फाइनेंस में रफली 5 से 6% के आसपास की तेजी पिछले महीने भर में हुई है। हालांकि अभी आप बजाज फाइनेंस के शेयर को देखेंगे तो रिकॉर्ड पर लगातार नए रिकॉर्ड ये शेयर बना रहा है। कुछ और शेयरों पर जरा राय लेते हैं। पावर स्पेस में चूंकि बज है और कुछ शेयर्स भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। एक शेयर आज जो लगातार रिकमेंड हो रहा है वो है टाटा पावर का, लेकिन पावर ग्रिड में भी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 280 रुपए के आसपास के प्राइसेस है पावर ग्रिड के। एक बार राजेश जी आप बताइए, पावर ग्रिड को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या अभी लेते हैं और इस एक्सपायरी तक मान लीजिए अगर रखते हैं तो क्या 300 रुपए के भाव आ जाएंगे फिर से? जी अभिषेक जी, डेफिनेटली पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। हमने CG पावर में पे भी बात किया है, एंड पावर ग्रिड एक स्लो मूविंग स्टॉक है, बट देख रहे कि एक फ्लैग ब्रेकआउट डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, एंड आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं। डेली RSI भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 285 288 लेवल्स। तो पावर ग्रिड को यहाँ पे भी बाय कर सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 268। 268 के स्टॉप लॉस के साथ पावर ग्रिड को बाय कर सकते हैं। आज जो प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनीज हैं जो एक्सचेंज चलाती हैं वहां पर भी हम एक्शन देख रहे हैं। BSE में करीब 5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। 6000 से एक स्टीप फॉल आया था, हमने देखा था कि 4000 रुपए के आसपास तक भाव आ गए थे। कुणाल जी, BSE की आज की जो तेजी है क्या ये सस्टेन कर पाएगी? आपको लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में जो पेन था, जो हमने फॉल देखा, वो कंप्लीट हो गया है अब इसमें? कुणाल जी अनम्यूट कीजिए। कुणाल जी बार बार आप म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट करके रखिए आप। BSE बहुत बढ़िया मोमेंटम BSE में देखने को मिल रही है। आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम BSE में यहाँ से देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था स्टॉक ने 3700 के बाद, और जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था उसका फॉलोअप मोमेंटम फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल की बात करें तो ये स्टॉक यहाँ से हमें 4560, और जिस दिन ये स्टॉक 4560 ब्रेक करेगा, वन वे रैली में हमें ये 5040 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है, नई पोजीशन बनाने के लिए व्यू नहीं है, क्योंकि रिस्क रेट नई पोजीशन के उतना फेवरेबल नहीं है। सो जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए व्यू है होल्ड करके चलिए 4560, और उसके बाद हमें 5040 तक के वन वे लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। 560 और 5040 ये दो लेवल आप BSE के लिए ध्यान में रखिए। आज के अगर हम स्टार परफॉर्मर की बात करें तो डिफेंस शेयरों में कमाल की तेजी है। 10% ऊपर मझगांव डॉक है, 10% ऊपर आपको कोचिन शिपयार्ड का शेयर दिखेगा। गार्डन रीच में इसके डबल 20% का सर्किट ही लग गया है। अमेजिंग ये रफ्तार है। मिधारी में आप देखिए 8% के आसपास के मूव से शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर चल रहा है। चौतरफा रौनक है, काफी ज्यादा पिटाई के शिकार हुए भी हैं। बाजार का जब सेंटिमेंट वीक हुआ तो उसमें ये शेयर भरभरा के गिरे
और अब एक रिकवरी वाला ट्रेड चल रहा है। कहां पर आपके लिए मौके पर नहीं? 70 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 22,900 के आसपास कारोबार करता हुआ, वहीं निफ्टी बैंक में भी 370 अंकों की शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में कारोबार करते हुए, लेकिन अब 15 मिनट बचे हैं दिन को खत्म होने में। ऐसे में BTST और STBT ट्रेड्स सबसे पहले ले लेते हैं हमारे मेहमानों से। राजेश, आप बताएं आज आपके BTST और STBT कौन से ट्रेड्स होंगे? देखिए, DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। एक और रियलिटी स्पेस से जो अच्छा लग रहा है वो है ओबेरॉय रियलिटी। एक बेस बन रहा था स्टॉक में एंड 20 DMA के ऊपर आज अच्छे से क्लोजिंग दे रहा है, तो ओबेरॉय रियलिटी को बाय कर सकते हैं। 1615 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1575 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 1700 का। DLF पर चर्चा की थी, लेकिन उसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी पर भी राय आती हुई। टेक्निकल नजरिया आपके लिए रियल एस्टेट सेक्टर पर और कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स भी। कुणाल, आपके ट्रेड्स कौन से होंगे आज? BTST की बात करने जाए तो दो स्टॉक है जहां पे BTST करके चल सकते हैं। एंड पहला जो स्टॉक है जो BTST में सबसे अच्छा लग रहा है वो है इरकॉन। 156 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 150 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 161 का पहला टारगेट है और जैसे वो ब्रेक होता है 168 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है एंजल वन है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट दिया हुआ है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2160 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर रहे थे 2265 का पहला टारगेट है 2265 एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 2340 तक के भी अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एंजल वन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर कुणाल हमें दे रहे हैं। जतिन, आपके BTST STBT कौन से ट्रेड्स होंगे? साइड की तरफ जाना चाहेंगे और हमारा जो ट्रेड होगा वो पावर ग्रिड में होगा। पावर ग्रिड में हमने देखा है कि 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट एक वॉल्यूम के साथ आया है, तो आने वाले दिनों में ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। 274 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी और ऊपर में टारगेट रहेंगे 285 के। ठीक है, तो ये नजरिया 285 तक के लेवल्स पावर ग्रिड में नजर आ सकते हैं और इन एनी केस आज पावर रिलेटेड कई स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। तो कुछ BTST और STBT ट्रेड्स हमने आपके सामने रखे, लेकिन आगे बढ़ते हैं सोने। यहाँ पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ, काफी अच्छा एक्शन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में दिखा है। ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर। और सोने में निवेश की क्या है अहमियत, क्यों सोना हर दौर में पसंद किया जाता है, इस पर एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग डेटा के साथ हमारे सहयोगी विश्वमोहन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, बताएं क्या रिसर्च की है आपने? देखिए, हालांकि ये रिसर्च सोशल मीडिया पे भी पोस्टेड है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ डेटा आपको बताना चाहूँगा कि इसकी चर्चा क्यों हुई है। क्योंकि गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो पहली बार आज 89,000 रुपये के पार निकल गया, यानी 10 ग्राम सोने का भाव आज 89,000 रुपये और 1 किलो सोने का भाव 89 लाख रुपए हो गया है। तो हमने कंपेयर किया कि 1990 के दशक से जानते हैं कि कितनी वैल्यू थी 1 किलो सोने की, तो करीब 3 से 3.25 लाख रुपए के आसपास 1 केजी सोने का दाम था। और उस दौरान आप 1.25 से 2 लाख में एक मारुति 800 घर पे ला सकते थे। तो ये अहमियत है गोल्ड की। 1990 का मैं भाव बता रहा हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं साल 2000, यहाँ पर 1 किलो सोने का दाम था 5 लाख के आसपास। औसत भाव हमने लिया है पूरे साल का, और इस कीमत में आप उस समय मारुति स्ट्रीम खरीद सकते थे। अब आगे चलते हैं 2000 के बाद 2010 की बात करते हैं और 2005 की। 2005 में 1 किलो सोने के भाव में आप इनोवा खरीद सकते थे, टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत उस समय 7 लाख से 10 लाख के आसपास हुआ करती थी। टॉप मॉडल 10 लाख तक जाते थे और 7 लाख से शुरुआती कीमत थी, और 7.5 लाख उस दौरान गोल्ड की भी कीमत थी। 2010 में 1 किलो सोने का भाव 19 लाख था और इस भाव में आप फॉर्चूनर खरीद सकते थे। 20 लाख रुपए के आसपास फॉर्चूनर की कीमत 2010 में हुआ करती थी। अब चलते हैं 2019, कोविड से ठीक पहले वाला साल, जहां पर 1 किलो सोने का भाव 36 लाख औसतन भाव था वो 2019 में। उस दौरान BMW की 169
सीरीज की कार भी खरीद सकते थे जिसकी कीमत 38 लाख से शुरुआत उस दौरान हुआ करती थी। तो ये अहमियत है। और साल 2025 जहां पर 89 लाख रुपए का सोना हो चुका है, यहां पर इस 89 लाख रुपए में आप BMW के 4 मॉडल तो खरीद ही सकते हैं, ऑडी की भी 4 ऐसी सीरीज की कारें हैं जो इस भाव में आपको आ सकते हैं, जिनकी कीमत 75 से 95 लाख के आसपास है। तो ये अहमियत है। अब आपको तय करना है कि आपको उस दौर में या इस दौर में कार खरीदना था या कार खरीदना है, या आगे कार खरीदेंगे या सोने का हार खरीदेंगे, ये आपको तय करना है। और यही वजह है कि इतनी अहमियत सोने की दी जाती है, इसकी चमक हमेशा क्यों बरकरार रहती है। तेजी मंदी तो हर सिक्योरिटीज़ में आते हैं, लेकिन इसकी तेजी हमेशा बरकरार रही है। साल 2040 को लेकर हमने अनुमान लगाया कि भाव क्या होगा। हम यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं करना चाह रहे थे कि भाव क्या पहुँचेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि इतनी वैल्यू ज़रूर हो जाएगी सोने की कि उस भाव में आप एक प्राइवेट जेट भी खुद के लिए खरीद सकते हैं। प्राइवेट जेट खरीद लेंगे, ये तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप बता रहे हैं विश्वमोहन। चलिए, फिर भी आपकी काफ़ी रोचक रिसर्च थी, काफ़ी अच्छे से आपने प्रेजेंट भी किया और बताया भी कि कैसे कैसे जर्नी हुई है, और उसके अंदर जो गाड़ियों का मेल आपने डाला वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। राजेश जी, आप भी मानते हैं, देखते हो आप गोल्ड के चार्ट? हम तो खैर देख नहीं पाते, आप देखते हो गोल्ड के चार्ट? देखिए, कमोडिटीज को तो ट्रैक नहीं करते, बट डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताया है, एंड डेफिनेटली देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, डन। लेकिन विश्वमोहन, ये वैसे जेट कब तक आ जाएगा, इसका कुछ अनुमान है? इस कौन से साल तक बता रहे थे, एक बार जरा वापस विश्वमोहन को जोड़ना, कौन से साल तक है सर जेट? देखिए, हमने एक पोल किया था कि सोने का भाव अगर 10 साल के हिसाब से करें, तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस को पूछा था, तो उनको लग रहा है कि 10 साल में सोने का भाव 2 से 3 लाख तक के टारगेट दे रहे हैं। हालांकि यानी 2 से 3 करोड़ रुपए आपको 10 साल में ही हो जाएंगे 1 किलो सोने का भाव। अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट में कभी भी जल्दबाजी होती है, कोई भी सिक्योरिटी आप जानते हैं जब तेज रहता है तो आकर्षित ज़्यादा करती है, लेकिन सोने में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिर्फ सोने के पूरे हिस्ट्री में 3 बार ही ऐसा मौका आया है जहाँ पे बड़ी गिरावट सोने में दिखी है। अदरवाइज बाकी सिक्योरिटीज़ में तो हर 4-5 साल में उस तरह की गिरावट आप देख लेते हैं। अब मेरे को सिर्फ ये बताइएगा कि लास्ट वाला ग्राफिक्स वापस से रखिएगा, जेट की कीमत कम होने जा रही है या फिर गोल्ड की कीमत बढ़ने जा रही है? देखिए, गोल्ड की कीमत ही बढ़ेगी, जेट की कीमत तो बहुत ज़्यादा उसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या होगी, लेकिन गोल्ड की कीमत तो डेफिनेटली यहाँ से आगे बढ़ने ही वाली है। डन। क्या 65 अंकों की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी आपको दिख ही रहा है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें पूछनी थी वो पूछ ली सारी, और बैंक निफ्टी भी इस समय करीब 368 पॉइंट है। 10 मिनट रह गए सिर्फ मार्केट के क्लोज होने में। आज की क्लोजिंग के हिसाब से वैसे तो बाज़ार ठीक बंद हो रहा है, लेकिन बस मेरे को यही है कि 2 दिन से थोड़ा शूट अप हुआ है। मैं आपको लेटेस्ट PCR बता देता हूँ, पुट कॉल रेशो, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। बैंक निफ्टी का इस समय पुट कॉल रेशो है 1.22 और निफ्टी का है, जस्ट अ मिनट, यस, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 1.20। तो आज बाज़ार जो चला है ना, वो इससे हीट नहीं हुआ, तो हो सकता है कल भी मार्केट थोड़ा चले, क्योंकि आज मेरे को लग रहा था कि थोड़ा शूट ना हो जाए PCR और, बट हुआ नहीं है। इट्स ए गुड साइन कि बाज़ार मंदे मंदे चलेगा, और मेरे को लग रहा है कल भी ऐसा ही होगा, बाज़ार हल्का मंदा मंदा चलेगा बट चलेगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है, ये आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, लास्ट में चलते चलते कुछ BTST STBT वगैरह के कोई सौदे अगर पड़े हैं तो फटाफट से वो पूछते हुए चलते हैं। जतिन भाई, कोई शेयर आपने नोटिस किया? जी, हमने ऑलरेडी एक शेयर लिया है, पावर ग्रिड। तो आई थिंक पावर ग्रिड अगर जो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, तो हमें लगता है कि पावर ग्रिड में एक 5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, तो आने वाले दिनों में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो पावर ग्रिड लॉन्ग करके चला जा सकता है। ठीक है, पावर ग्रिड का कोई ऑप्शंस ले सकते हैं क्या? ऑप्शंस अलाउ करोगे कि खाली फ्यूचर या कैश में रखे माल? नहीं, हमें लगता है कि कंसिडरिंग के ये लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, तो सेकेंड लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, लेकिन हमें लगता है कि कैश बेटर रहेगा, कंसिडरिंग कि ये ऑप्शंस में थोड़ा है, लेकिन आई वुड रादर गो विद कैश ओनली। आज वैसे IT के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एक स्टॉक आज ऐसा भी है जिससे मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज ये भी कमज़ोर होगा। उस शेयर का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा।
यूएसएल या मैकडॉवेल्स के नाम से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। 1.5% नीचे है और बिल्डअप करीब 5% के आसपास का है। कुणाल परार, एक बार आप देखेंगे इस शेयर के अंदर आज स्मार्ट रिकवरी नहीं आई सर, उल्टा तो वीक ही रहा। यस डेफिनेटली सर, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल जो मोमेंटम आनी चाहिए वो मोमेंटम नहीं है, लेकिन उसके उल्टा तकरीबन स्टॉक 1.5% नीचे है। मैं थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे चलने की कोशिश करूंगा। स्टॉक फिलहाल 1347 के अराउंड है। लोअर लेवल पे आज का जो लो है वही हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 1323 का खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो फिलहाल स्टॉक 1347 के अराउंड है। 1323 का हमारा ऐसा रहेगा। टारगेट की बात करें 1365 का पहला टारगेट है जो इसका हाई भी है, और 1365 अगर ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे आपको 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो मैं इनिशियली पावर प्ले में लास्ट ओवर पे यूनाइटेड स्पिरिट खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने की सलाह है। 1365 और 1400 रुपए की टारगेट, 1330 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। आखिरी 5 मिनट बच गए हैं और बाजार को हम देखने की ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। हालांकि 22,900 के लेवल को होल्ड करने की बखूबी कोशिश है निफ्टी की, लेकिन जो गेंस 100 अंकों के हो गए थे वो रह गए 70 अंकों के आसपास के। और निफ्टी बैंक में हालांकि हम तेजी मोमेंटम बरकरार है। 400 अंकों के आसपास की, 425 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। आज जो 2 सेक्टर कमजोर रहे वो है आईटी और कंजम्पशन में अगर आप ऑटो को भी शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हीरो मोटो में आज प्रेशर रहा, मारुति सुजुकी के शेयर में कमजोरी रही। इसके अलावा आईटीसी, नेस्ले जैसे शेयर भी आज के सत्र में कमजोर हुए। जतिन, आईटीसी की बात करें तो 400 रुपए के क्रूशियल लेवल के पास फिर से आ गया है आईटीसी का शेयर। क्या और गिरेगा या फिर इस लेवल पर कॉन्ट्रा पोजीशन ले सकते हैं तेजी की? देखिए, हमें लगता है कि ये एक रेंज में रहेगा। इसमें ये स्टॉक में 390 के आसपास का जो प्रीवियस स्विंग लो था और रिसेंट की जो रैली हुई थी उसमें इसने 415 के आसपास, जहाँ पे 40 डे का एवरेज है, वहां पे रेजिस्टेंस लिया था। तो हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन 390 एंड 415। करंटली थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन मैं कोई कॉन्ट्रा बेट लेने की इसमें सजेशन नहीं दूंगा। अगर जो पॉजिटिव क्लोज आता है तो देन वी कैन कंसिडर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई सेटअप नहीं है जिससे मैं एक डेफिनेटिव लॉन्ग या तो शॉर्ट की सलाह देता हूँ। इसे आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। क्विकली कुणाल जी आप बताइए, आज जो ईएमएस वाली कंपनीज रही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, चौतरफा तेजी उसमें रही है। डिक्सन में हम तेजी देख रहे हैं, अच्छी क्लोजिंग देने जा रहा है डिक्सन आपको लगता है कि अगर किसी के पास लॉन्ग हो तो उसको अभी कैरी करें, होल्ड करें? वेल डेफिनेटली 13,830 का राउंड है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 13,600 के लेवल का। मैं कहूंगा जो लॉन्ग है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे 14,700 और अगर वो ब्रेक होता है तो 15,100 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो आज मार्केट की हम क्लोजिंग करके जा रहे हैं। 2 दिन हो गए, इनफैक्ट तीसरा दिन है। मैं बोलूँगा कि जब बाजार के पास बढ़िया मोमेंटो है, बढ़िया ट्रेड हुए और डेज हाई के आसपास ही जाके बंद कर रहा है, ये अच्छा साइन होता है कि डेज हाई के आसपास जाके बंद होना। बट थोड़ा ओवर हीटेड था, तो मैंने जब पीसीआर चेक किया तो मेरे को लगा नहीं कि आज मार्केट की जो तेज़ी बनी है उसने थोड़ा और हीटनेस दी है। तो मेरे को कल जैसे ही बाज़ार लग रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाज़ार थोड़ा शनै शनै और चलेगा। जल्दबाजी में भी प्रॉफिट बुक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और लग रहा है तो साइडवेज रहेगा, तो थोड़ी बहुत और तेज़ी भी मार्केट्स में कल हो सकता आ जाए आपके लिए। आज जो दिन बेहतर था, जिनके लिए जो ट्रेड अच्छे बंद हुए हैं, पहले मैं ज़रा उनके नाम आपको दिखाता हूँ, जरा आप देखते भी जाइएगा, स्क्रीन पर आपके आते जाएंगे। आज मैक्स हेल्थ के लिए दिन बहुत बढ़िया था। आज हुडको का दिन अच्छा था, लोधा का दिन ठीक था, प्रेस्टीज का दिन ठीक था। कुल मिला के रियल एस्टेट के जितने भी काउंटर्स हैं उनके लिए आज दिन ठीक निकला। आज ठीक निकला प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज़ के लिए, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल, सीडीएसएल, ये कुछ एक कंपनीज भी आज ठीक बंद हुई हैं। आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई आइडिया के अंदर भी। आज सरकारी बैंकों का दिन भी ठीक था, बैंक ऑफ इंडिया उसमें से एक है। इसके अलावा पावर से जुड़ी हुई कंपनीज भी आज ठीक थी, पॉलीकैब उसमें से एक बनी, और साथ ही साथ सीईएससी ने भी आज अच्छा मूवमेंट दिखाया। हुडको, एनबीसीसी दोनों आज बढ़िया से चली हैं। ये तो कुछ अच्छे शेयर्स थे जिनकी आज की क्लोजिंग अच्छी हुई है। अब जिनका ख़राब हुई है वो है टेक महिंद्रा, आईटीसी, डाबर, ब्रिटानिया, मारुति, कोलपाल, यानी कि एफएमसीजी और आईटी का दिन आज पूरी तरह से ख़राब था।
और आईटी ने हालांकि ज़्यादा डैमेज सेकंड हाफ में नहीं किया, बट फर्स्ट हाफ का जो डैमेज था उसकी भरपाई नहीं कर पाया। मेरे को लग रहा है कि शायद 1 से 2 दिन बाद ये भी प्ले करेगा। बहुत देर तक चलते हुए बाज़ार के अंदर आप आईटी को बहुत दिनों तक दूर नहीं रख पाओगे। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे शेयर्स पे जो कि आज मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन उनमें आज क्लोजिंग अच्छी मिली हो। एक बार वो आपको मैं चेक कराता हूँ। आप चेक करना, मझगांव डॉक क्या बढ़िया बंद हुआ है, जेपी पावर बहुत अच्छा बंद हुआ है, ठीक है। आज इंडिगो की भी क्लोजिंग ठीक है, इनफैक्ट ये तो साल के हाई पे भी क्लोज हुआ है। कोरोमंडल इंटरनेशनल ये भी ठीक बंद हुआ है आज दिन का दिन खराब निकला, वो था अवंती फीड्स और मैस्टैक और जी एंटरटेनमेंट चलते ये भी करीब 2% नीचे जाके बंद हो रहा है। कुल मिला के आज की क्लोजिंग वैसे ख़राब नहीं है, सब कुछ चंगा सी टाइप क्लोज हो रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। कल अगर गैप नहीं भी मिला है ना मार्केट के अंदर, तब भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि बाज़ार अभी थोड़ा लग रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। आज शाम को FIs का नंबर एक बार और बढ़ के आना चाहिए। 24 से अगर 26 भी हो जाता है ना, तो फिर और चिंता करने की बात नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप निश्चिंत रहना इस चीज़ से। अगर थोड़ा FIs का नंबर पूरी तरह से बढ़ता नहीं है ना, तो एक बार थोड़ा सा फिर वापस सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट चलने के बाद टिपिकली एक पुल बैक के ट्रेड खत्म हो रहे हैं। नई एनर्जी, नई ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रहती है। जतिन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल परार आपका भी शुक्रिया, राजेश भोसले आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। मेरे को और अभिषेक को, साथ ही आशीषा को इजाज़त दे सकते हैं। कल आपसे वापस मुलाकात होगी। नमस्कार।